रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है विश्व युद्ध। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए आज हमने विषय रखा है विश्व युद्ध। आज हम जानेंगे विश्व युद्ध के बारे में, इसके विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे और वर्तमान समय में विश्व युद्ध की आशंकाओं पर भी चर्चा करेंगे। यह कोटेशन 9200 से लेकर 9201 तक के अंतर्गत है। हम इसी कोटेशन के माध्यम से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, विश्व युद्ध की आशंका हर किसी के मन में बनी रहती है। जब भी किन्हीं दो देशों के बीच में युद्ध छिड़ता है तो हम आशंका व्यक्त करते हैं कि कहीं विश्व युद्ध न हो जाए। उदाहरण के लिए, जब फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी, उसमें अटकल लगाई गई कि हो सकता है कि विश्व युद्ध छिड़ जाए। उसी प्रकार जब अक्टूबर 2023 में फिलिस्तीन ने इजराइल पर हमला किया, बदले की कार्रवाई में जब इजराइल ने फिलिस्तीन पर आक्रमण किया, उसके बाद 2024 में जिस तरह से इजराइल ने ईरान को टारगेट किया, उसमें भी ऐसा ही लगा कि हो सकता है कि युद्ध छिड़ जाए। यहाँ तक कि इस साल अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी हमला किया था, इजराइल के कहने पर। इन सब बातों से ऐसा लगता है कि हो सकता है कि विश्व युद्ध छिड़ जाए। अब बात यह आती है कि विश्व युद्ध की जो भयावहता है, जो उसकी विभीषिका है, वह मानवता के लिए इतनी नुकसानदेह है। देखिए, अब तक दो विश्व युद्ध हो चुके हैं, पहला और दूसरा। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग की मृत्यु हुई। इसमें जिन पक्षों ने भाग लिया वो थे, पहला था गठबंधन देश, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली शामिल थे। जो दूसरा पक्ष था वह था केंद्रीय शक्ति, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया जैसे देश शामिल थे। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि इसमें गठबंधन देशों की जीत हुई और जो केंद्रीय शक्ति वाले देश थे उनकी हार हुई। इसमें
जर्मनी को काफी नुकसान पहुंचा। वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी पे कठोर शर्तें लगा दी गई। उससे युद्ध खजाना वसूला गया, यहाँ तक कि उसकी राष्ट्रीय संपत्ति पर भी अधिकार कर लिया गया। इस युद्ध का तात्कालिक कारण यह था कि ऑस्ट्रिया के ड्यूक फर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद यह युद्ध भड़का। दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर 1945 तक। इसमें भी करोड़ों लोग मारे गए। इसमें भी दो पक्ष थे, मित्र शक्ति और धुरी शक्ति। मित्र शक्ति में रूस, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश शामिल थे, और धुरी शक्ति में इटली, जर्मनी और जापान जैसे देश शामिल थे। इस युद्ध का समापन जो मित्र देश थे उनकी जीत से हुआ। इसमें धुरी देशों जैसे इटली, जापान और जर्मनी की करारी पराजय हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए आमतौर पर जर्मनी के तानाशाह हिटलर को जिम्मेदार माना जाता है। जब हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया, उसी समय से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराए, जिसके फलस्वरूप अपार क्षति हुई, लाखों लोगों की जानें गई, जिसका दुष्प्रभाव आज भी देखा जाता है। अब बात यह है कि जब विश्व युद्ध इतने खतरनाक होते हैं तो जाहिर सी बात है उनके प्रति लोगों में भय और शंका रहती है। अगर हम इस कोटेशन के हिसाब से बात करते हैं, जैसा कोटेशन कहता है कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर की, विश्व युद्ध की भविष्यवाणी करना अत्यंत मुश्किल है या असंभव है, क्योंकि विश्व युद्ध होने की संभावना हमेशा बनी रहती है और टल जाने की भी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया और इजरायल ने फलस्तीन पर आक्रमण किया, तो उसमें भी ये स्थितियां उत्पन्न हुई थी। यही बात यहाँ भी कही गई है कि वो कभी भी स्थितियां बन सकती हैं और कभी भी टल सकती हैं। इसमें एक बात कही गई है कि युद्ध का उन्माद जितना घातक होता है, उतनी ही घातक पलायन की प्रवृत्ति है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि जब हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वह चाहे मित्र राष्ट्र हो, चाहे धुरी राष्ट्र, दोनों युद्ध के लिए बेचैन थे। अगर हिटलर उतावला था युद्ध के लिए, तो इंग्लैंड भी कहीं पीछे नहीं था। दोनों साम्राज्यवादी ताकतें थीं और दोनों वर्चस्ववादी थीं।
इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल भी अत्यंत साम्राज्यवादी था। तो हम देखते हैं कि जब युद्ध का उन्माद राष्ट्राध्यक्षों पर छा जाता है, तभी युद्ध की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देना आवश्यक है कि युद्ध से पलायन करना भी घातक है। हम हमेशा देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें शांति के मार्ग पर चलना चाहिए, लेकिन बात यह है कि कब तक? अगर सामने वाला व्यक्ति, देश या समूह आमादा है हमें मारने पर, तो कब तक हम उसे टाल सकते हैं? क्योंकि अगर हम युद्ध को टालते हैं तो कहीं ना कहीं यह हमारी कायरता भी होती है। इसीलिए एक बात ध्यान देनी है कि युद्ध का उन्माद भी खतरनाक है, और युद्ध से पलायन करने की प्रवृत्ति भी उतनी ही खतरनाक है। इसका जवाब यह है कि तब हमें करना क्या चाहिए? हमें युद्ध और शांति के बीच संतुलन करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि परिस्थितियां कैसी हैं। हमें देखना चाहिए कि क्या हम शत्रु से मजबूत स्थिति में हैं? क्या हमारे अलाई हमारा साथ देंगे? अगर हम अनुकूल स्थिति में हैं तो निसंदेह हमें युद्ध का मार्ग अपनाना चाहिए और शत्रु पर विजय करनी चाहिए। अगर परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हैं तो हमें युद्ध से बचना चाहिए। दूसरा कोटेशन दूसरा कोटेशन जो कहता है, वह कहता है कि अगर विश्व युद्ध इतना खतरनाक है तो इसे बचने का कुछ तो उपाय होगा। तो यह कहता है कि इसका सबसे आसान मार्ग है विश्व सरकार का निर्माण। हमें विश्व सरकार का निर्माण करना पड़ेगा। देखिए, यह एक बिल्कुल ही नई अवधारणा है। यह अवधारणा हमें लगता है कि इससे पहले किसी ने नहीं दी होगी। जब ये विश्व सरकार बनेगा तो इसकी इकाई राष्ट्र न होकर व्यक्ति होगा, और जब विश्व सरकार बनेगी तो उससे पहले हमें विश्व का संविधान बनाना पड़ेगा, और इस वैश्विक संविधान में दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति वोटर होगा, यानी मतदाता होगा। देखिए, यह जो कोटेशन में जो बात बोली गई है, यह पूरी तरह से जो लेखक हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनका एक उनकी एक परिकल्पना है। इस तरह की बात न तो आज तक किसी ने की है, और न निकट भविष्य में लगता है कि इस तरह की जो बातें हैं वो साकार हो सकती हैं। लेकिन हमारे मार्गदर्शक जो है, उनकी ये परिकल्पना है। वह कहते हैं कि विश्व सरकार का निर्माण करना चाहिए, और विश्व सरकार का निर्माण करने से पहले हमें एक विश्व का संविधान बनाना चाहिए, और इसके बाद जो जो संविधान बने उसमें जो जो व्यवस्था बने उसमें प्रत्येक व्यक्ति को मतदाता बनना चाहिए। अब ये कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये कैसे काम करेगा, इसकी नीतियां क्या होंगी, इसके बारे में इसमें कुछ कहा नहीं गया है। बस इसमें इतनी ही बात कही गई है।
तो ये था आज का विषय, विश्व युद्ध, जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। हेलो जी आदरणीय, बताइए। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ तो उस समय वर्ल्ड की स्थिति क्या थी, माहौल कैसा था, और किस वजह से, खास वजह थी जिससे विश्व युद्ध की ओर विश्व युद्ध शुरू हुआ, ये जानना है मुझको। फिर देखिए, आएंगे इस पे। जब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस वक्त जो पश्चिमी देश थे, जो यूरोपीय देश थे, वह उपनिवेशवादी थे। हर तरफ साम्राज्यवाद की पहल थी। हर यूरोपीय देश का एक ही लक्ष्य था कि हम अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। यह जो देश थे, जो उनकी गतिविधियां थी, वह एशिया और अफ्रीका में थी। इसी साम्राज्यवाद के कारण यह विश्व युद्ध हुआ था। आपने पूछा कि उसका कारण क्या था। इसका एक कारण तो था साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद। और जो इसका तात्कालिक कारण था, वह यह था कि राज्यों में जो ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था, फर्डिनेंड, उसकी हत्या हुई। इसी के चलते यह जो युद्ध था वो छिड़ गया था। और ये जो काल था, वह औपनिवेशिक काल था। और पूरे संसार में जो एक थ्योरी है ना, कि हम गोरे हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, इसी भावना ने उन्हें एशिया और अफ्रीका पर जीत दिलाई। और इसी का परिणाम हुआ कि वो आपस में ही भिड़ गए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी, और साथी बताएं। सभी साथियों के लिए नमन, नमस्कार। बताइए मदन जी। विश्व युद्ध मतलब कई बार जो है विश्व युद्ध टल गया है। मतलब पहले भी जब देश आपस में टकराते हैं तो कुछ देश दूसरों, जहाँ मतलब जिस देश से संपर्क हैं दूसरे देश वालों के, तो वे उसकी मदद करते हैं। मतलब सभी ने सुना है कई साल पहले, मतलब जापान पर उसने, अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा में मतलब इस तरह से एटम बम बम वर्षा करी कि वहाँ लाखों की संख्या में मतलब जापान वाले मारे गए। मतलब एक अनावश्यक हत्याएं हुई। किसी कवि ने भी कहा कि एटम बमों की शान में ऐठी है ये दुनिया, राख के एक ढेर पर बैठी है ये दुनिया। तो हकीकत में किसी कवि ने जो लिखा है वो सही लिखा है। सारी दुनिया एक राख के ही ढेर पर बैठी हुई है। कब जो महाशक्तिशाली देश हैं, कब उनकी बुद्धि खराब हो जाए। अभी मतलब पीछे कई महीनों तक इजराइल और वो हमास वालों में मतलब इतना युद्ध हुआ है, हजारों की संख्या में मारे गए। तो जो मतलब विश्व में जो भी शक्तिशाली देश हैं, जैसे अमेरिका है, चीन है, रूस है, तो इस तरह के ये देश मतलब
शांति कम चाहते हैं। रूस तो फिर भी शांति चाहता है, लेकिन ये चीन और अमेरिका ये तो अपनी दादागिरी में ऐठे रहते हैं कि हमें कोई दबा नहीं सकता। मतलब विश्व युद्ध रोकने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि विश्व स्तर पर एक सरकार भी होनी चाहिए, और एक विश्व का जो सरकार, मतलब सभी देशों के, जैसे राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है, इसी तरह से मतलब विश्व सरकार का एक अलग संविधान हो, और विश्व का जो भी व्यक्ति है वो भले ही मतदान ना करे, लेकिन जो एमपी और एमएलए हैं प्रत्येक देश में, वो मतदान के द्वारा उस विश्व सरकार का चयन चुने। तब तो मतलब विश्व युद्ध रुक सकता है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब बना हुआ है, उसका भी विशेष प्रेशर नहीं पड़ता दूसरे देशों पे, क्योंकि पाकिस्तान उनकी बात नहीं मानता, चीन भी संयुक्त राष्ट्र संघ की बात नहीं मानता। अगर किसी से युद्ध करना है तो उसे करना है। तो इस तरह से जो संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब बना हुआ है, वो है तो विश्व शांति के लिए, मतलब सभी देश की मदद के लिए बना हुआ है, लेकिन कुछ देश उसकी मतलब अनदेखी करते हैं। तो जब मतलब एक विश्व लेवल पर एक सरकार बनेगी, सरकार का गठन होगा, और बुद्धिजीवी मतलब प्रत्येक देश से बुद्धिजीवी नेता चुनकर जाएंगे, वहां की संसद में बैठेंगे, तो निश्चित निश्चित रूप से कोई ना कोई समाधान अवश्य निकलेगा। और जब तक सारी दुनिया के देश जो भी कंट्री हैं अगर इस ओर ध्यान नहीं देंगे, तब तक ना तो विश्व में शांति रहेगी, और पता नहीं कब मतलब संघर्ष देशों में छिड़ जाए और विश्व युद्ध हो जाए। लेकिन इसकी भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती कि कब विश्व युद्ध होगा। लेकिन जब टकराव होता है देशों में, तो मतलब संभावना जैसी रहती है, क्योंकि अभी इजराइल ने हमास वालों को मारा, उनको मतलब सैकड़ों आतंकवादी धराशायी कर दिए, मार दिए। तो जो 57 देश मुस्लिम हैं उनकी योजनाएं मतलब धरी की धरी रह गई। वो मतलब प्लान बनाते रहे कि इजराइल गलत कर रहा है, उन्होंने अपनी कौम की तरफ नहीं देखा कि हमारी कौम ने मतलब कितना अत्याचार कराया इजराइल में जाकर। कुछ महिलाओं को बंधक बनाकर उनके साथ मतलब यौन शोषण करा, उनकी हत्याएं की, और इजरायलियों को मतलब बंधक बनाकर अपने अंडर में उन्होंने रखा। तो फिर भी मतलब वो अपने सहन करते, लेकिन उनकी योजना थी 57 देशों की कि किस तरह से मतलब इजराइल पर अटैक करा जाए। अगर इजराइल पर अटैक ये देश करते तो भारत भी पीछे नहीं हटता, अमेरिका रूस ये भी मतलब इजराइल की मदद करते। तो कहने का भाव ये है कि मतलब विश्व युद्ध रोकने के लिए, विश्व में शांति व्यवस्था बनाने के लिए, विश्व में शांति व्यवस्था जब ही बन सकती है जब सभी देशों के राष्ट्र जो है एक मंच पर आए, और इस मतलब योजना को, इस प्लानिंग को विचार करके इस ऐसी प्लानिंग बनाएं जो विश्व सरकार का गठन हो, और उसके द्वारा मतलब शांति स्थापित हो सारी दुनिया में। क्योंकि अगर विश्व स्तर पर अगर कोई सरकार बनती है, एक नया संविधान बनता है विश्व लेवल का, तो निश्चित रूप से मतलब विश्व युद्ध जैसी मतलब घटनाओं को टाला जा सकता है। बस इतना ही कहूंगा। बाकी के साथी बताएं। कोई भी साथी अपनी बात रखें। हेलो। जी आदरणीय, बताइए। आज की चर्चा में सभी सम्मिलित साथियों का अभिवादन है। आज की चर्चा में जो विषय रखा गया है
कि युद्ध जो है और विश्व युद्ध है, और युद्ध से पलायन करना, विश्व युद्ध को रोकना, इन सारी विषयों पर आज की चर्चा हो रही है। तो पहला चीज है कि अगर कोई राष्ट्र जो है आप पर चढ़ाई करता है, चाहे वह भूमि विस्तार के लिए करता है, आर्थिक रूप से आपको गुलाम बनाने के लिए करता है, आपकी सीमा को, अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए करता है, तो जब आपसे कोई युद्ध अगर करने पर तुल गया है तो आप उससे भाग तो नहीं सकते हैं। अगर आप उससे भाग जाते हैं तो तुरंत आपके राष्ट्र को कब्जा कर लेगा, आपको गुलाम बना लेगा। गुलाम बनाने के बाद वो अपना मनमानी आपकी जनता को, आपकी सरकार को, आपकी आर्थिक स्थिति को, आपके मान मर्यादा को, सभी का वो शोषण करेगा। अब आप जब गुलाम हो जाइएगा, विवश हो जाइएगा, तो फिर आप जो है सो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो आपको अपनी अस्तित्व की रक्षा करने के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध में अगर आप कमजोर पड़ते हैं तो किसी दूसरे राष्ट्र से आपको सहायता लेना पड़ेगा। आप किसी दूसरे राष्ट्र से सहायता लेंगे, वो भी कुछ आपके साथ में शर्त रखेगा, उसको भी मानना होगा। तो इन सब स्थितियों में अगर आप आत्मनिर्भर होंगे, आपकी जो है सैन्य शक्ति, तकनीकी शक्ति, आधुनिक अस्त्र शस्त्र शक्ति के रूप में अगर आप आत्मनिर्भर कर रहेंगे होंगे तो आप पर जो है न कोई युद्ध थोपेगा, न कोई युद्ध करने की हिम्मत रखेगा। अब दूसरी बात है कि जहां तक विश्व युद्ध की है तो हम एक चीज को देखते हैं कि जो भी लगभग विश्व में 250 के लगभग राष्ट्र जो भी है, चाहे वह इस्लामिक राष्ट्र हो, ईसाईयत राष्ट्र हो, साम्यवादी राष्ट्र हो, प्रजातांत्रिक राष्ट्र हो, तो ये सारे राष्ट्रों में कुछ राष्ट्र जो हैं वो आर्थिक रूप से और युद्ध के आधुनिक अस्त्र शस्त्र के रूप में काफी जो हैं शक्तिशाली है। अणुबम, परमाणु बम, एक से एक ऐसे विध्वंसक अस्त्र शस्त्र हैं जिससे कि पूरे विश्व को वो क्षति पहुंचा सकते हैं। और वैसी शक्ति अपने पास रखकर और पूरे विश्व के कुछ देशों को वो डरा धमकाकर और सहमा के रखते हैं। ऐसे देशों में आपको अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, और उत्तर कोरिया भी अपनी परमाणु बम की शक्ति से
बराबर जो है विश्व पर वो धमकाते रहता है। और विश्व संधि के बाद भी कई देश जो हैं अणु परमाणु बम बनाए हुए हैं, जो बहुत ही विध्वंसात्मक सामग्री है। उसके बल पर भी सभी जो है ध्वंस दिखलाते रहते हैं, जैसे हमारा पड़ोसी देश भी है। तो इसमें जिनके पास शक्ति है, पहला चीज है कि वो अपने शक्ति के मद में किसी के साथ वो समझौता करना नहीं चाहते हैं, और दूसरे की शक्ति को कमजोर करके और पूरे विश्व में अपनी साख और धाक जमाना चाहते हैं। इसमें अभी तत्काल में जो है रशिया, चाइना और यूरोपियन कंट्री में अमेरिका है, जो कि नाटो देशों का एक ग्रुप बनाया। अब ये नाटो देश और जो ये साम्यवादी देश है, उत्तर कोरिया, रशिया और चाइना, ये जो है सो ऊपर से तो ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे का मदद नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से ये दोनों गुट जो हैं एक दूसरे का मदद करते रहते हैं। और इसी का दुष्परिणाम है कि संयुक्त राष्ट्र के आग्रह पर हमास का, इजराइल का युद्ध जो है वो बंद नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका के इंटरफेयर से हमास जो है या फिलिस्तीन जो है वो इजराइल से वर्षों के युद्ध के बाद अभी समझौता हुआ है, लेकिन इसका भी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी फिर लड़ सकते हैं। और आप 2.5-3 साल से देख रहे हैं कि यूक्रेन का और रशिया का युद्ध जो है लगातार चल रहा है। अमेरिका के प्रयास के बाद भी शांति नहीं है। इसको हम आंशिक रूप से आप विश्व युद्ध ही कह सकते हैं। अंदर अंदर जो है ये साम्यवादी कंट्री और नाटो जो हैं वो एक दूसरे से मिलकर के और लड़ाई जो है, युद्ध जो है चल रहा है। इसमें एक हमारा ही राष्ट्र है भारत, जो शक्ति संपन्न आज होते हुए भी बराबर जो है शांति का संदेश देते रहता है कि शांति से ही किसी भी समस्या का हल है। युद्ध जो है वो कोई समस्या का हल नहीं है। और जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ की बात है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में है को सारे शक्तिशाली देश यही रशिया है, चाइना है, अमेरिका है, भारत है और सारे नाटो देश है, सारे इस्लामिक देश है। तो वहां पर तो जो रशिया अमेरिका अगर आपस में सामंजस्य बनाएंगे, चाइना तो बनेगा, और नहीं तो आपको जैसे देख रहे हैं इसी प्रकार से युद्ध होंगे। तो जो विश्व राष्ट्र संघ है वो आपको एडवाइस दे सकता है, सलाह दे सकता है, मत लड़िए, उसकी लाभ हानि बता सकता है, और जो है कि मानवता का, इसमें विश्व राष्ट्र संघ मानवता का भी एक रक्षक के रूप में अपने को दर्शाता है कि सबका मूल अधिकार का रक्षा होना चाहिए। तो यह भी वो संदेश देता है कि भाई मानवता कितना त्रस्त हो रहा है, इसमें
मानव का जो आम जनता है उसकी कहीं कोई वैसी गलती नहीं है। वो तो रोजी रोटी जीने खाने कमाने वाले हैं, शांति चाहते हैं, बाल बच्चा परिवार के साथ शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा की वो युद्ध में जो है तो उनकी सुख शांति भेंट चढ़ जा रही है। और तीसरी बात जो है कि विश्व सरकार जो है पूरे व्यक्तियों के जो 800 करोड़ व्यक्ति हैं, 8 अरब के लगभग है, उनकी सरकार बनना चाहिए। तो ये सैद्धांतिक रूप से तो समझ में आता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से 800 करोड़ व्यक्तियों का वोटिंग हो और सरकार बने, ये सब जो है सो समझ में नहीं आता है। लेकिन इसका कोई दूसरा और प्रक्रिया जो शॉर्ट और संक्षिप्त हो वैसा बन सकता है। और जो आज की विश्व की स्थिति है तो इसमें अगर जो शक्तिशाली देश हैं, अगर इनमें कुछ शांति व्यवस्था का कोई समन्वय का प्रारूप बनेगा तो एक अच्छा संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त शांति की समन्वय की व्यवस्था बन सकती है। बाकी मैं अपनी बात को ही विराम दूंगा और साथी जो हैं वो इस पर और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। मंगला प्रसाद जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ, नमो नमः, धन्यवाद। आज का जो विषय है वैश्विक है, अंतर्राष्ट्रीय है, बड़ा व्यापक है और बड़ा गूढ़ बातें कही गई हैं। जो है सब ठीक है भाई, युद्ध का कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और युद्ध के बाद पलायन होता ही है। लेकिन जो इसमें निदान किया गया है, उपचार बताया गया है, विश्व युद्ध से बचने का सबसे आसान मार्ग विश्व सरकार बनाने का प्रयत्न यह होना चाहिए। और भविष्य में ऐसी संभावना है विश्व सरकार बनेगी। और यह बड़ा अच्छा बात कही कि विश्व सरकार में राष्ट्र इकाई न होकर व्यक्ति इकाई होना चाहिए। विश्व सरकार की चर्चा शुरू करने के पहले पूरे विश्व का एक संविधान बनाना चाहिए। इस वैश्विक संविधान में दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को मतदाता होना चाहिए। तो बहुत उत्तम और बड़ा अच्छा विचार है, ऐसा होना चाहिए। और देखिए कोई भी लोक है, जैसे पृथ्वी एक लोक, ऐसे अनंत लोक हैं। सभी लोगों की दो गति होती है, या तो नर्क बनते हैं या स्वर्ग बनते हैं। तो लोक में रहने वाले सभी प्राणियों को, व्यक्तियों को, उसके जो योग्य व्यक्ति हैं उनको यह प्रयास करना चाहिए कैसे हमारा लोक जो है कि प्राकृतिक लोकों में जो है कि स्थान प्राप्त करें। तो इसके लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। इसकी तभी संभावना होती है जब सब विश्व एक मत हो। तभी व्यक्ति जो है कि उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक सूत्र दिया था, एकात्म मानववाद। और हमारे दर्शन शास्त्रों में जो है कि अद्वैत दर्शन में एकात्म मानव का सिद्धांत रखा जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् मा दुःखभाग् भवेत्। संसार में किसी प्राणी मात्र का दुख न हो, सबको सुख शांति प्राप्त हो, सब जो है सज्जन व्यक्ति हो। वसुधैव कुटुम्बकम का सिद्धांत भी दिया गया है। समस्त वसुधा हमारा एक परिवार है और सब मनुष्य सब भाई भाई हैं और एक दूसरे में कोई ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह जो है कि दर्शन की उच्चता है। और समस्त विश्व का एक जो है कि मत बने तो निश्चित ही जो है कि यह विश्व की सभ्यता का, विज्ञान का परम लक्ष्य प्राप्त करने में यह जो है कि स्वाभाविक प्रयास होगा। लेकिन इसके मध्य में जो आड़े आने वाला बात है, इस पर समझना चाहिए। देखिए जब सामुदायिक संघर्ष होता है, अब व्यक्ति को इकाई मानने पर
सबसे बड़ी समस्या यह आ सकती है, ईसाई बहुसंख्यक हैं, मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। अब यहाँ पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक क्या प्रश्न आ जाएगा। अब हिंदू जो है कि अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध अल्पसंख्यक हैं, यहूदी नाम मात्र के हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कि नाम मात्र के हैं। वो उनकी सरकार में भागीदारी कैसी तय हो। हमारे प्राचीन मनुष्यों ने समाज को जो है कि कई भागों में बांटा है। तो दर्शन शास्त्र के अनुसार जो है कि उत्तम समाज की स्थिति यह होती है कि सभी समुदाय अलग अलग हो, किसी भी समुदाय की जनसंख्या जो है 1% से अधिक न हो किसी क्षेत्र में। अभी मणिपुर में सिर्फ 2 जातियां थी, कुकी जनजाति और जो है कि एक मैतेई जनजाति है, लेकिन दोनों बराबर की हैं, आपस में संघर्ष होता है। वो छोटा सा स्थान है, जबकि उनका वैश्विक दृष्टिकोण से उनका कोई जो है कि जनसंख्या का गणना नहीं है। लेकिन क्षेत्र हिसाब में यदि 2 जातियां जो है कि यदि 30-40%, 50% हो जाती हैं, तो आपस में वर्चस्व करने का जंग छिड़ जाता है। सिख समाज का जो संरचना की गई थी हिंदू धर्म की संरक्षा के लिए, उसके उत्थान के लिए और मलेच्छ शासक को समाप्त करने के लिए उसके विरुद्ध एक अभियान चढ़ा गया था। सिखों के 10वें गुरु जो है कि गुरु गोविंद सिंह ने ऐसा अभियान चढ़ा। लेकिन वही सिख धर्म जब एक जो है कि बहुसंख्यक की स्थिति में आ गया, एक पंथ के रूप में आ गया, तो वही जो है कि अलगाववाद, आतंकवाद का सबसे बड़ा, उग्रवाद का सबसे बड़ा जो है चिन्ह बन गया। वह पंथवाद में इतना अधिक जो है कि मतान्ध हो गया कि आए दिन जो है कि पंजाब में उसमें जब आतंक का राज चला, आए दिन जो है कि सैकड़ों की संख्या में गैर सिख हिंदुओं का जो है कत्लेआम कर दिया जाता था। पहले सिख मंदिरों गुरुद्वारों में सनातनी देव प्रतीक और मूर्तियां भी होती थी, उनको उठा उठा के फेंक दिया गया। पहले गुरुद्वारे मंदिर के समान हुआ करते थे, लेकिन जब वह अपने पंथ के रूप में जब अहंकार को, अपने मतान्धता को जब प्राप्त कर गए, तो जो है कि वह तो एक छोटे छोटे स्थान पर, एक गांव में यदि 2 समुदाय होते हैं, 2 पूर्वे होते हैं, हाँ, अगल बगल में, तो यदि कोई पूर्वा दोनों यदि बराबरी के हैं तो आपस में संघर्ष हो जाता है अपने आप को बीस करने के लिए। मैंने ऐसे स्थान देखे हैं, ऐसे मोहल्ले देखे हैं शहरों में, महानगरों में, जहाँ पर सब लोग 1-1% एक घर हैं, वहाँ बड़ी शांति रहती है, वहाँ कोई किसी से जो है कि भेदभाव बहुत कम रहता है और बड़ी समरसता रहती है। यदि वहाँ 1% से अधिक कोई वहाँ समुदाय नहीं है, करीब 100-200 जातियां हैं, 100-200 समुदाय के अलग अलग क्षेत्रों के रखे गए हैं, तो मान लीजिए कोई बकायदा कोई 2-3% का हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे 5-7% का कोई समुदाय पड़ता है तो दूसरा यदि उससे नीचे है तो अपना जो है कि एक प्रभुत्व स्थापित करने, यहाँ तक कि जो है कि हमने जैन मोहल्लों में यह स्थिति देखी है कि उस मोहल्ले में जैन समुदाय अधिक है, एक मोहल्ले में जैन समुदाय अधिक है, वहां पर गैर जैनियों को जो है कि पर वर्चस्व कायम करने का प्रयास किया, जब जैन परम अहिंसावादी होते हैं, लेकिन उसमें भी हिंसा आ गई। मतान्धता एक ऐसी खराब वस्तु है जो है कि किसी भी स्थान को, किसी भी देश को या पूरे लोक को जो है कि नर्क और गर्त में भेजने का काम जरूर करेगी। हम मतान्धता से सर्वप्रथम बचने का प्रयास करना चाहिए। हमारे मनुष्यों ने समाज को भिन्न भिन्न अलग अलग भागों में बांट दिया था, सैकड़ों भागों में बांट दिया था, लेकिन इस्लाम, ईसाइयत और बौद्ध अपने मतान्धता के ज्ञान में विश्व को एक रंग देने के चक्कर में उन सभी को समाप्त किया गया। विश्व का यह दर्शन है, विविधता में एकता, एकता में अनेकता, अनेकता में जो है कि एकात्मकता, एकात्मकता में समरसता, यह जो एक दर्शन है। और जब तक इस दर्शन में हम आएंगे नहीं तब तक पहले हमें विविधता की स्थापना करनी। विविधता की स्थापना मैंने कि सभी जातियां विश्व के सभी देशों में स्थापित हों और सभी जो अधिक जातियां हैं वह डिवाइड किया जाए, उनके सांस्कृतिक रूप में, वैवाहिक संबंधों के रूप में यह स्थान लिया जाए, कोई 1% से अधिक न हो, तब जाकर के जो है कि यहाँ पर वैश्विक सरकार की बात करना ठीक उचित होगा, क्योंकि यहाँ मतान्धता का संघर्ष पहले होगा, पहले इस्लाम ईसाइयत की बात आएगी। बहुत हो सकता है कि हम ईसाइयत को जो है कि कंडीशन देने के लिए बौद्ध, ईसाई और हिंदू एक हो जाए,
लेकिन जब ईसाइयत कंडीशन में जब ले लेंगे तो बाद में इस्लाम को कंडीशन देना पड़ेगा। यह अनवरत जो है कि विश्रांति संभव नहीं है। तो पहले हमें विविधता में एकता की बात और एकता में अनेकता की बात करनी चाहिए। इसी के साथ मैं बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। आप सभी बंधुओं को नमस्कार। जी बताइए पहुंचे जी। देखिए, अनेकता में एकता, विश्व बंधुत्व की भावना, ये दुनिया में हो चुका है और अब इससे आगे की धारा में लोग चल रहे हैं। अमेरिका ने इससे आगे बढ़कर काम करना शुरू किया है। उन्होंने यह देख लिया कि विश्व बंधुत्व की भावना के साथ आपको विश्व पे नियंत्रण भी रखना पड़ेगा। आपको हथियार के जरिए शांति बनाए रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई लफंगा उधर से आएगा और आपके विश्व बंधुत्व का गला काट के चला जाएगा। तो आज अमेरिका सर्वे भवन्तु सुखिना विश्व बंधुत्व की भावना का पालन करते हुए उससे आगे की रणनीति पे चल रहा है कि जिससे दुनिया में वैसे आतताई फिर ना जन्म ले सके और वैसे आतताइयों को वह पूरे नियंत्रण में रखे हुए और उस पर निरंतर आगे बढ़ रहा। लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं। जमींदार एक हो गया था, एक डकैत हो गया था। गांव बहुत कायदे से चल रहा था, जमींदार डकैत का विरोध नहीं कर रहा था और डकैत जमींदार के यहाँ डकैती नहीं डाल रहा था। लेकिन ये खाना जो खुल गया है, ये बीच में जो चाइना तीसरी शक्ति बन गया है, इसने समस्या को गड़बड़ कर दिया है। अब जो है बैलेंस बन नहीं पा रहा। अमेरिका बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है और इस बार वो चाइना के सामने सरेंडर हो गया है, क्योंकि उसको रेयर अर्थ की जरूरत है, जिसका चाइना के पास पूरा कब्जा है। बिना रेयर अर्थ के उसके कोई भी युद्धक आयुध हथियार बन नहीं पाएंगे, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाएगी और वह चाइना उनके लिए मना कर दिया था, तो वो घुटने के बल आ गए थे। और आने वाले समय में दुनिया इसका विकल्प खोज नहीं पा रही, अमेरिका भी नहीं खोज पा रही। तो ये तीसरा जो खाना खुला हुआ है चाइना के रूप में, ये विश्व की परिस्थिति को डिस्टर्ब करेगा। जब तीसरा आया है तो चौथा आएगा। हो सकता है कि इसमें कोई देश और फिर से महाशक्ति बन जाए और जब कई महाशक्तियां हो जाएंगी तो ये जो परमाणु संयंत्र पे नियंत्रण है अमेरिका का, ये खत्म हो सकता है। और जब ये परमाणु संयंत्र अलग अलग जगहों पे डेवलप हो जाएंगे तो कोई नाकारा सन की आदमी कहीं भी इसे फोड़ सकता है और अव्यवस्था को जन्म दे देगा और उस अव्यवस्था से निपटने के लिए दुनिया सक्षम नहीं हो पाएगी। तो स्थिति, रिजल्ट बहुत भयंकर हो जाएगा। या ऐसा हो जाए कि जब सबके पास परमाणु संयंत्र हो जाए तो सब लोग जो है एक मंच पे आ जाएं और सबको स्वतंत्रता और
अपनी नीति और रीत से चलने का अधिकार मिल जाए, राम राज्य दुनिया में स्थापित हो जाए। यह मात्र एक कल्पना है जो साकार भी हो सकती है, नहीं भी साकार हो सकती। पहला जो कोटेशन है इसमें, उसमें यह बताया जा रहा है कि गाय को भी बच्चा हो सकता है और बैल भी बच्चे के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो उसके बारे में कुछ कहना जो है बहुत ही दुष्कर कार्य है। वो तो यही है कि यदि हमें भाजपा का सपोर्ट करना है तो हम कह देंगे कि हम जो है आरएसएस के साथ हैं, हम मोदी के साथ हैं, लेकिन हमें एक कोना रखना होगा। यदि भाजपा की सरकार चली गई तो हम कांग्रेस के समर्थन कैसे कर पाएंगे? तो हम कहेंगे कि हम सावरकरवादियों के खिलाफ। और जब भाजपा कमजोर पड़ने लगेगी तो हम कहेंगे कि सावरकरवादी इसमें ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, तो हम गांधीवाद को मानते हुए कांग्रेस को समर्थन कर देंगे। तो हम बैलेंस बनाए हुए समाज में रह सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। बाकी के साथी बताएं। जैसे 2-3 मिनट की बात मैं भी रखूंगा। मुझे लगता है कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ उस समय हथियारों की श्रेणी अलग थी, और दूसरे विश्व युद्ध में देखेंगे हथियारों की श्रेणी ऐसी थी जो मास डिस्ट्रक्शन कर सकती थी। कुछ इस तरह के वेपन बने। लेकिन जब हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की कल्पना करते हैं तो वर्तमान में जितने भी देश आपस में लड़ रहे हैं उसमें एक चीज आप लोग नोटिस करिएगा, ये सारे के सारे जो देश लड़ रहे हैं इनमें दो ऐसे देश लड़ रहे हैं। एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है और दूसरा नॉन न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। जैसे हम रूस और यूक्रेन की बात करें तो एक के पास परमाणु हथियार है, दूसरे के पास नहीं है। इजराइल और ईरान की भी यही स्थिति है और इजराइल पूरा प्रयास कर रहा है कि कहीं उनके पास परमाणु हथियार ना आ जाएं। अमेरिका को आज जो है नॉर्थ कोरिया धमका रहा है क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार आ गए हैं। या फिर दो ऐसे देश लड़ रहे हैं जिनमें से दोनों के पास परमाणु बम नहीं है। जैसे अजरबैजान और आर्मेनिया को आप देखेंगे। लेकिन पूरी दुनिया में कहीं ऐसे देश लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं जो दोनों परमाणु संपन्न हो और लंबे समय तक टकराव की स्थिति में रहें। अप्रत्यक्ष रूप से तो लड़ रहे हैं, वो कोल्ड वॉर तो कर रहे हैं, लेकिन सामने सामने जो है दो परमाणु संपन्न देश आपस में टकराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और उसका कारण है कि जब पहला डिस्ट्रक्शन हुआ था, न्यूक्लियर जो एक्सप्लोसिव यूज किया गया था जापान में, वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर जो परमाणु बम का यूज किया गया था, लिटिल बॉय था, या फैंटम था, उसकी कैपेसिटी में और आज के परमाणु बम की जो कैपेसिटी है उसमें हजारों गुना का अंतर है। आज के न्यूक्लियर बम उससे 10,000 गुना शक्तिशाली हैं। इसका मतलब ये है कि वो मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ये अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। तो इसलिए भी अब जिनके पास परमाणु संपन्न शक्ति देश हो चुके हैं वो प्रत्यक्ष रूप से टकराने से बचने का प्रयास पूरा पूरा करते हैं। एक बात और ध्यान देने की है कि इस बार अगर तीसरा परमाणु युद्ध हो जाता है या तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो हो सकता है कि संपूर्ण मानव जाति का ही विनाश हो जाए। क्योंकि आप जिस देश के ऊपर परमाणु हमला करते हैं केवल वहीं तक प्रभाव सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जो पूरी की पूरी धरती है वो आइस एज में पहुंच सकती है। क्योंकि इतने पावरफुल इम्पैक्ट होंगे या उसका जो क्लाउड बस्ट बनेगा वो कई महीनों तक धरती के ऊपर सूर्य के प्रकाश को ही नहीं आने देगा। और सूर्य के प्रकाश को ना आने का मतलब है पूरा का पूरा जो आपका इकोलॉजी सिस्टम है, जो फार्मिंग है, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में पूरी दुनिया में अकाल का संकट पड़ जाएगा
या फिर आप कह लीजिए कि केमिकल जो बारिश है उस तरह की घटनाएं शुरू हो जाएंगी। तो ये जो युद्ध होगा तो ये युद्ध बहुत बड़ा हो सकता है। इसीलिए अब कोई भी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री टकराने से बचने का प्रयास कर रही है। जहां भी युद्ध है वहां दो देशों के बीच युद्ध है। या तो दोनों के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, या तो किसी एक के पास है और दूसरे के पास नहीं है। एक चीज मैं और देखता हूं कि अगर ये तीसरा युद्ध हो भी जाता है, युद्ध की संभावना तो बनी ही रहती है। तो अगर हो जाता है, तो अगर चौथा विश्व युद्ध अगर लड़ा गया, किसी तरह से लड़ा जाता है, तो ये मानकर चलिए कि फिर चौथा विश्व युद्ध जो है वह तीर और तलवार से लड़ा जाएगा। फिर उसमें हथियार नहीं रहेंगे, फिर वहां पर बंदूकें नहीं रहेंगी। क्योंकि आपने जितना विकास किया है, आप उससे कई गुना पीछे चले जाएंगे। आप पाषाण युग की सभ्यता में भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में पहले और दूसरे विश्व युद्ध की तुलना में तीसरा विश्व युद्ध जो है वह संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरनाक हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कई देशों के बीच जो युद्ध है वो सिर्फ इस कारण से टल जाता है क्योंकि दोनों परमाणु संपन्न शक्ति देश हैं। अन्यथा वो टकरा गए होते। ये भारत और पाकिस्तान की स्थिति में हमने ये देखा। लेकिन आज अमेरिका जो है वह वियतनाम पर चढ़ाई करने के लिए चला जाता है, क्योंकि पता है वियतनाम कुछ कर तो सकता नहीं है। लेकिन वही अमेरिका जो है नॉर्थ कोरिया पर चढ़ाई करने से बचेगा, क्योंकि पता है भाई वहां का तानाशाह भी सनकी है। और आतंकवादियों के हाथ में पड़ जाए, गलत हाथों में पड़ जाए, तो उसका नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में अब अप्रत्यक्ष रूप से जो कहते हैं हम, प्रॉक्सी वॉर की संभावना तो है कि पूरी दुनिया में चल रही है। दुनिया में आर्थिक युद्ध चल रहा है, राजनीतिक युद्ध चल रहा है, दुनिया में प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, युद्ध जो है वह बड़ा अनिश्चित हो सकता है, अनिश्चित होता है और कभी भी हो सकता है। पर मैं पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध की तुलना में अब संभावना कम समझता हूँ। अब जितने भी युद्ध लड़े जाएंगे वो तकनीकी पर लड़े जाएंगे, वो टेक्नोलॉजी पर होंगे, वो साइबर वॉर होगी, वो इकोनॉमिकल वॉर हो सकती है, पॉलिटिकल वॉर हो सकती है। लेकिन डायरेक्ट वॉर जो है वो संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरा हो सकती है। मैंने अपनी बात रख दी है, बाकी के साथी बताएं। चलिए हम आपको रख दे थोड़ा सा। जी बाबा जी। ये जो जो दूसरा कोटेशन है उस पर तो विशेष चर्चा की बात नहीं है, वो तो एक तरह से एक कल्पना है, वो एक विचार है, उस पर कोई बहुत मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। पहले कोटेशन की मुख्य बात यह है कि युद्ध उन्माद और युद्ध से पलायन, ये दोनों घातक होता है। आपने अभी देखा होगा कि अगर भारत पाकिस्तान की लड़ाई में भारत अगर पलायन कर जाता तो बहुत नुकसान हो जाता भारत का। तो भारत ने पलायन की जगह युद्ध को चुना और तत्काल जब देश युद्ध उन्माद में आया तुरंत भारत पीछे हट गया। युद्ध उन्माद भी घातक होता है। अगर आज भारत कश्मीर के का जो भाग है उसको ताकत से लेना चाहे, ले सकता है, लेकिन वो भारत के लिए बहुत घातक होगा ले लेना। अब इतनी आसानी से उन लोगों को भारत में ले करके और दबा नहीं पाएंगे। अफगानिस्तान को अमेरिका नहीं दबा सका, तो
तो उनको बर्बाद होने दीजिए। पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है तो केवल युद्ध उन्माद में, बाकी कुछ नहीं है बर्बादी का उसका। तो भारत, एक तो ये बात है कि युद्ध उन्माद जितना घातक होता है उतना ही युद्ध से पलायन भी घातक होता है। अब इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है और बन रहा है अपने हिसाब से। एक दूसरी बात यह है कि मेरा ये विचार है कि अभी विश्व युद्ध का कोई खतरा है नहीं, कोई संभावना नहीं है विश्व युद्ध की। क्योंकि कोई भी विश्व युद्ध दो अलग अलग शक्तियों के बिना मिले होगा नहीं। एक तरफ है नेटो, एक तरफ है कम्युनिस्ट देश, रूस, चीन, उत्तर कोरिया वगैरह वगैरह। जब तक युद्ध के दो गुटों में युद्ध शुरू हो और ये दोनों अलग अलग दिशाओं में मिल जाएं, तभी विश्व युद्ध होगा, अन्यथा नहीं होगा। अभी अभी तक अमेरिका वगैरह जो हैं ये कम्युनिस्ट देशों को शत्रु मानते रहे, मुसलमानों को अपने साथ जोड़ करके रखते थे। आमतौर पर थोड़ा थोड़ा चाइना भी मुसलमानों को जोड़ना शुरू किया। ये चलता रहा दोनों के बीच में। अभी जब ट्रम्प आए तो ट्रम्प ने थोड़ा सा लाइन बदली कि हम रूस को मिला लें अपने साथ, और रूस को मिला करके ईरान को दबा दें। क्या होगा आगे पता नहीं है। तो सोचा तो रूस ने, नहीं इसने, ट्रम्प ने, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। अब आपको ये लगेगा कि मैं कह रहा हूं कि विश्व युद्ध नहीं होगा। किस संभावना से कह रहा हूं मैं इस संभावना से कह रहा हूं कि जब तक भारत किसी के साथ नहीं मिलेगा तब तक विश्व युद्ध नहीं होगा। क्योंकि अब भारत पुराने सरीखी ताकत तो नहीं है, अब भारत की भी एक अपनी ताकत है। तो विश्व युद्ध के लिए जो पश्चिम के राष्ट्र हैं वे और कम्युनिस्ट देश, ये दोनों जो गुट हैं ये भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। और इसलिए चूंकि भारत एक ताकत है और लगातार बढ़ रही है भारत की ताकत, ऐसी स्थिति में भारत बैलेंस करके रखेगा। और भारत नहीं चाहेगा कि विश्व युद्ध हो। क्योंकि अभी पाकिस्तान के मामले में जिस तरह भारत ने बुद्धिमानी दिखाई है, नहीं तो एकदम से ऐसा दिखने लगा था तुरंत कि बस अब कश्मीर के उस भाग को भारत ले लेगा, युद्ध बढ़ जाएगा, डर लगने लगा था।
युद्ध के बढ़ने का, लेकिन बड़ी होशियारी से युद्ध को रोक दिया गया। ये मेरे विचार से अब दो बातें हैं। विश्व युद्ध नहीं होगा क्योंकि विश्व युद्ध से बर्बादी जो होने वाली है उससे सब लोग डर रहे हैं। डर के कारण विश्व युद्ध नहीं होगा। आदर्श स्थिति यह होती कि हम युद्ध करना ही नहीं चाहते, युद्ध अच्छी चीज नहीं है यह मान लेते, वो अच्छी स्थिति होती। लेकिन वर्तमान स्थिति में ऐसा, जहां अगर आपने एक देश ने कहीं ये अगर पहल कर दी कि युद्ध अच्छी चीज नहीं है, हम तो युद्ध नहीं करेंगे, अगर ऐसा कोई इंडिकेशन दे दिया तो वो पलायन मान लिया जाएगा। वर्तमान समय में शांति प्रियता अलग होती है और पलायन अलग होता है। तो कायरता, पलायन का मतलब उसका अर्थ समझ लिया जाएगा कायरता में। ये बड़ा मतलब संतुलित समझ की जरूरत है। तो मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी है। कोई बात पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। कोई साथी बताएं, किसी का प्रश्न है तो। बाबा जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, दुनिया में इस समय विश्व युद्ध का खतरा अधिक है या फिर दुनिया के कई देशों में गृह युद्ध का खतरा अधिक बड़ी समस्या है? गृह युद्ध जी। नहीं, देखिए गृह युद्ध तो चलते ही रहते हैं आमतौर पर। कम्युनिस्ट देशों में कोई गृह युद्ध होता नहीं है, और लोकतांत्रिक देशों में चलता ही रहता है। जहां मुसलमान रहेंगे वहां गृह युद्ध का खतरा रहेगा ही। इसको आप टाल नहीं सकते, क्योंकि कम्युनिस्ट कभी गृह युद्ध नहीं करते हैं। कम्युनिस्ट हमेशा मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखते हैं, उपयोग करते हैं उनका। तो ये गृह युद्ध का तो खतरा है ही है, इसका तो कोई उपाय नहीं है भाई। इसको तो आंतरिक रूप से ही टालना पड़ेगा, और तो इस संबंध में कोई ज्यादा बताने की स्थिति में नहीं हो। और कोई अगर इसका उत्तर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं ब्रजेश जी का उत्तर। चलिए आप। हेलो। अब जी हाँ, यादव। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जो अभी विश्व युद्ध वाली बात चल रही है, मुनि जी ने भी बताया कि विश्व युद्ध होने की संभावना कम दिखती है, मगर हमें जो दिखाई दे रहा है, जो सिस्टम से अभी एक दो जगह सर्च कर रहे थे, तो जो रसिया का जो परमाणु नियंत्रण प्रणाली है, जिसको डेड हैंड सिस्टम कहा जाता है या पेरीमीटर सिस्टम, तो इनका जो परमाणु संयंत्र का जो सिस्टम है सुरक्षा का, डेड हैंड सिस्टम, पेरीमीटर सिस्टम कहा जाता है, ये इसको जो कार्य करने का तरीके हैं, ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम से काम करता है स्वयं। अत्याधुनिक जो है ये भूकंप, रेडिएशन, वायु दबाव, कम्युनिकेशन, नेटवर्क में रुकावट, ये सब आदि का वो संकेत है उनके, उसको वो कार्य करता है। यदि कभी इसमें तकनीकी त्रुटि आ जाए, कभी इसमें तकनीकी त्रुटि आ जाए सिस्टम को, इसका कमी है कि इंसानी कंट्रोल से बाहर कम जुड़ा रहता है, नहीं के बराबर।
अगर कभी तकनीकी गड़बड़ी हो जाए या सिग्नल में कोई इफेक्ट आ जाए, इसके कारण एक सिस्टम सक्रिय हो जाए तो क्या होता है कि पूरे दुनिया के अधिकांश कंट्रियों पर इसका सिस्टम टारगेट करके रखे हुए हैं और इनके रेडार प्रणाली जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, जिससे रशिया में जितने परमाणु शस्त्र हैं एक्टिव मोड में पड़े हुए वो सब सक्रिय हो जाएंगे और पिन पॉइंट पर आक्रमण के लिए रेडी हो जाएंगे। तो जब ये आक्रमण के रेडी हो जाएंगे तो विश्व युद्ध तो नहीं चाहते हुए भी प्रारंभ हो जाएगा। तो जनरली अधिकांश अमेरिका या उसका सहयोगी कंट्रियों को टारगेट बना करके कोल्ड वॉर के समय ही रशिया इस सिस्टम को लॉन्च किया था। तो हमें तो लगता है कि किसी भी दिन रशिया का इस सिस्टम में अगर तकनीकी त्रुटि आ गई या किसी कारण से हो गया तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम में कर दिया करेगा, हो जाएगा क्योंकि इसके लिए बाद में स्टैंड डाउन कमांड देना पड़ता है रशिया को बार बार। इसको रोकने के लिए हमेशा बीच बीच में इनको स्टैंड डाउन कमांड रशिया को उस सिस्टम को देना पड़ता है ताकि वो डीएक्टिव बना रहे। धन्यवाद। बाबा जी वैदराज, बताइए। मैं पूछ रहा था कि वर्तमान सरकारों के हिसाब से दुनिया की हम विश्व युद्ध के संभावनाओं को देख रहे हैं या उससे कैसे बचा जा सकता है ना, ये सोच रहे हैं। लेकिन विश्व सरकार का संविधान का क्षेत्र कैसा होगा, मतलब उसमें विश्व सरकार किस क्षेत्र में काम करेगी, उसका दायित्व कैसे होंगे और अधिकार क्षेत्र क्या होगा उसका, इसको यदि हम लोग जानेंगे कि उसकी मूल भावना क्या होगी और कैसे विश्व युद्ध रुकेगा, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए ना। थोड़ा सा पॉइंट बाबा जी नहीं रखे इसमें। विश्व सरकार कैसे कार्य करेगी, उसका संविधान बनना चाहिए पहले, उसके विश्व सरकार के चिंतन के पहले विश्व संविधान के बारे में सोचना चाहिए। विश्व संविधान कैसा होना चाहिए, उसके कुछ बिंदु आने चाहिए थे चर्चा में। हाँ, बस मैं इतना एक बात कहना चाहता हूँ कि जो विश्व सरकार का जो परिकल्पना है इस पर चर्चा और विस्तार से होनी चाहिए, क्योंकि विश्व सरकार ही जो है कि मनुष्य लोग का जो है कि अंतिम ध्येय है और इस पर चर्चा किया जाए तो कोई गलत बात नहीं है, वास्तव में उचित मार्गदर्शन होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जी, कोई साथी इस पर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। मुझे लगता है शायद बाबा जी नहीं हैं मीटिंग में। इसमें बबलू केसरवानी जी। मैं एक लाइन में इसमें शायद जो समझ में आ रहा है अपने हिसाब से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक दो जी लाइन बताइए। इसमें दो बातें हैं। रसिया क्या है कि यहाँ जो है वो सामाजिक तर्कवादी चलते हैं और अमेरिका पूंजीवाद है। यहाँ साम्यवाद है, पूंजीवाद है, दोनों का अलग अलग वाद है। तो जब तक भारत की ऐसी स्थिति ना आ जाए, मतलब विश्व गुरु या सुपर पावर के ग्रेड में जब तक भारत नहीं पहुंच जाए इनके समकक्ष या इनसे बड़े, तब तक ये संभावना लागू कर पाना मुश्किल लग रहा है कि कोई हम प्रस्तावना रख भी सकते हैं विश्व पटल पर। ऐसी स्थिति आप अभी तक तो निर्मित दिखाई देती नहीं है कि भारत को ऐसी योजना जो है विश्व पटल पर रख पाएगी, क्योंकि शांति की बात वही कर सकता है जिसके पास वो कहते हैं मतलब बल हो। निर्बल तो क्या शांति की बात करेगा। और बल अभी ताकत आज के डेट में अमेरिका और रसिया लेके बैठे हुए हैं जनरली माना जाता है। हालांकि रसिया भी दौड़ में है, मैं तो नहीं मानता, क्योंकि जिसका इकोनॉमी ही कमजोर हो वो, जैसे हमारे यहाँ छोटी सी कहावत है कि यूपी बिहार में भी आप लोग उधर से बिल्कुल सुने होंगे कि जो बदमाश होता है छोटा, उसको जो है बड़ा जो बदमाश होता है उसको बाहुबली कहते हैं और छोटा बदमाश को गुंडा कहते हैं। तो सेम स्थितियां हैं। रशिया की इकोनॉमी कमजोर है और अमेरिका भी इकोनॉमी में काफी स्ट्रॉन्ग है, तो उस हिसाब से बाहुबली अमेरिका ही माना जा रहा है अभी तक विश्व में, क्योंकि दोनों चीजें उसके पास है, इकोनॉमी भी मजबूत है उसका और शस्त्र भी उसके पास है। धन्यवाद। जी धन्यवाद।
सभी को नमस्ते। जी आदरणीय, बताइए। विश्व में सबसे पहले विश्व युद्ध सबसे बड़ा विश्व युद्ध कहाँ और कब हुआ था, और अभी तक विश्व युद्ध कई बार हुआ, ये प्रश्न है मेरा। जी, पहली बार विश्व युद्ध। जी नहीं, सबसे बड़ा विश्व युद्ध कब हुआ था, कहाँ, और अभी तक विश्व में कई बार मतलब विश्व युद्ध हो चुका है। अभी तक तो 2 ही बार हुआ है, और जो द्वितीय विश्व युद्ध था वही सबसे बड़ा विश्व युद्ध था जिसमें सबसे अधिक लोग मारे गए थे। ये 1939 से 45 तक चला था, 6 वर्ष लगभग। जी। सेकेंड वर्ल्ड वार को इसलिए बड़ा युद्ध माना जाता है, इसमें रसिया और अमेरिका, मतलब यूएसएसआर था उसमें, संयुक्त सोवियत संघ, तो सोवियत संघ से और अमेरिका दोनों एक तरफ थे, और बाकी इधर लोग, ये लोग एक तरफ थे। जो आज के डेट में जो दो महाशक्तियां हैं, ये दोनों एक तरफ संयुक्त रूप से सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ी थी, एक मंच पर कहा जाए तो। धन्यवाद। इसमें जो है द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अधिक सैनिकों ने भी भाग लिया था, और सबसे अधिक लोगों के जो मरने वाले लोगों की संख्या थी वो भी सबसे अधिक थी। जी, और ठीक कहना है इसी युद्ध में जो है वह परमाणु बम का भी प्रयोग किया गया पहली बार। ठीक है, और कोई अभी और साथी बताएं। अभी जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रूस रसिया के बीच में, इसका परिणाम आगे चल के क्या हो सकता है? ये अघोषित वर्ल्ड वार है मेरे विचार से। देखिए, इसका मेरे विचार से इसका परिणाम क्या आएगा, और यूक्रेन जो है बर्बाद हो जाएगा, आधा अमेरिका लूट ले जाएगा, आधा रूस लूट लूट कर ले जाएगा। इसका परिणाम कुछ नहीं आना है, ये दोनों तरफ से लूट कर रहे हैं। अमेरिका ने उनके 50% संसाधनों पर एग्रीमेंट ऑलरेडी कर लिया है। एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, एक नॉन न्यूक्लियर पावर कंट्री है, और रूस से टकराने के लिए न तो अमेरिका तैयार है, ना तो नाटो तैयार है। ज्ञानेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे। अमेरिका, ठीक है, अमेरिका और यूरोप वाले, ये दोनों मिल करके रसिया को अभी 5 साल और लड़वाएंगे, और धीरे धीरे इनकी ताकत को कमजोर करेंगे। ये इनकी रणनीति है। पुतिन जो है और रशिया के राष्ट्राध्यक्ष लोग समझ नहीं पा रहे इस रणनीति को, क्योंकि 3 साल पहले भी मैं इस पर टिप्पणी किया था कि पुतिन अगर समझदार होते तब तो युद्ध को विड्रॉ कर लिए होते, क्योंकि तीसरे दिन बाद चौथे दिन जब पोलैंड बॉर्डर को खोला गया था, उस दिन ही मैं लंबा युद्ध चलेगा कि इस चीज को घोषणा कर दिया था, क्योंकि मंच पर नहीं, हम लोग आपस में मित्र मंडली में जहां अपना प्लेटफॉर्म उस पर, तो पुतिन को ये युद्ध लंबा खींचना ही नहीं चाहिए था। ये अमेरिका के जाल में फंस चुके हैं पुतिन, अब आगे भी नहीं जा पा रहे हैं, युद्ध विड्रॉ भी नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद। एक मेरा जो विचार है इसमें यूक्रेन के बारे में, उसमें यह है कि अमेरिका और रूस लड़ रहे हैं, मैदान जो है वो यूक्रेन है। अमेरिका को भी उतना ही फायदा हो रहा है और रसिया को भी उतना ही फायदा हो रहा है। अमेरिका भी यूक्रेन के माइंस पे कब्जा ले रहा है इनडायरेक्ट रूप से, और रसिया डायरेक्ट रूप से यूक्रेन के माइंस पे कब्जा कर रहा है। दोनों लोग जितना पैसा लगा रहे हैं उसका उतना प्रतिफल वो ले रहे हैं। बाकी यूक्रेन की हालत तो ये है कि जो लड़ेगा, वीर भोग्या वसुंधरा, जो लड़ेगा उसी की धरती होगी। तो जितना रसिया लड़ेगा उसकी उतनी हो जाएगी, बाकी जितना बचेगा वो अमेरिका का हो जाएगा। धन्यवाद। क्या इस ईरान हिसाब से तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जो प्रश्न उठा था
तो इस हिसाब से तो इस यूक्रेन और रूस के युद्ध का परिणाम ये होगा कि इसका यूक्रेन का इतिहास समाप्त हो जाएगा और अमेरिका और रशिया सीधे सीधे आमने सामने हो जाएंगे, अभी तक जो इनडायरेक्ट है। तो नहीं, शेष बचा हुआ जैसे भाग बच रहा यूक्रेन रहेगा, मगर वो अमेरिका के अंदर में रहेगा। अच्छा। देखिए, अमेरिका के अंडर में रहेगा कहने का अर्थ वही है कि उसका अपना अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा, और जी हाँ, जी हाँ। मूर्खों का कोई अस्तित्व होता भी नहीं है। एक मूर्ख व्यक्ति ने नाटो देशों के कहने पे बहकावे में आकर के, अमेरिका के बहकावे में आकर के उनसे मिलने का प्रयास किया, और पूरा देश बर्बाद हो गया। आधे से अधिक जो है आबादी पलायन हो गई। तो मूर्खों का इतिहास क्या होगा, मूर्खों की स्वतंत्रता क्या होगी जो अपने राष्ट्र के विषय में विचार ना कर पाए। बिल्कुल यही हाल रहा है साहब जो है। भैया, भैया मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। अभी जो पहले ये यूक्रेन और इसका रसिया का प्रसंग उठने से पहले जो पीछे बात आई कि भारत में विश्व में शांति की स्थापना वही कर सकता है जो मतलब शांति हो। तो मैं इसमें भारत के संबंध में एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि भारत में यदि मुस्लिम ना होते तो शायद भारत विश्व गुरु था भी, अभी खुद को प्रूव नहीं कर पा रहा है वो अलग बात है, लेकिन भारत के अंदर वो ज्ञान, वो मार्गदर्शन का वो क्षमता, वो चीज है कि वो विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। ये कैसे नहीं कर पाता, कर हो पाया है, मैं ये बता रही हूँ कि जिस तरह से कश्मीर की समस्या को अपनी कमजोर छवि नेहरू जी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखाया गया कि हमारी कश्मीर छोटी सी समस्या का समाधान आप करें, और जिस तरह चीन के सामने कमजोर कांग्रेस ने भारत को किया, चीन ने कब्जाया भारत की भूमि को। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, कांग्रेस के समय में ही हमारा जो परमाणु प्रसार संधि पे जो समझौता हुआ था उसमें भारत सदस्य नहीं बन सकता था। तो मनमोहन सिंह जी हमेशा बहुत ज्यादा ये देखा था कि बहुत उस स्थिति में खड़े होते थे, दयनीय स्थिति में। लेकिन भारत आज भारत ने बीजेपी के काल में परमाणु प्रशिक्षण किया है, वो परमाणु संपन्न बना, उन लोगों की बंदिशों के बावजूद उस बंधन को तोड़ा, अपना एक मजबूत छवि को किया। एक चीज, दूसरी बात, जिस तरीके से अमेरिका के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में मोदी जी पे बैन था, मोदी जी अलाउड नहीं थे कि अमेरिका के अंदर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने आज, चाहे अभी पहलगाम के बाद जो भी परिस्थिति हुई है, लेकिन आज वेलकम करता था अमेरिका पिछले जो राष्ट्रपति थे मोदी जी का। तो और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो हमारे भारत का माना, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य, वीटो पावर मिल जाना, मतलब मैं कहना चाहती हूँ धीरे धीरे भारत ने अपनी छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया है। और चाहे वो सैन्य क्षेत्र हो, चाहे वो योग जैसी विद्या जिससे कि व्यक्ति का दिमाग रिलैक्स होता है और शांति आती है, तो ऐसी चीजों को धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत ने अपनी छवि को मजबूत किया। लेकिन ये जो है मुस्लिम लोग हैं, ये एंटी नेशनल मानसिकता के होते हैं। ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो देश गरीब होगा, अपना अपना ये कानून चाहते हैं, अपना सरिया चाहते हैं, राष्ट्रीय नेशनल पॉलिसी शिक्षा नीति को मानने के लिए तैयार नहीं है। मदरसे में पढ़ना है इनको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे, स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे। हेल्थ में इतना ज्यादा लोड पड़ता है, इतने डॉक्टर, इतनी मेडिसिन कहाँ से आएगा, इतने बच्चे आप पैदा करोगे, नौकरियों के लिए इकोनॉमिक कमजोर होती है। तो मुझे लगता है कि ये भारत में अगर मुस्लिम्स ना होते तो शायद भारत अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लोगों को, अन्य देशों का मार्गदर्शन कर रहा होता। अंजय जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, नेताजी के सवालों का जवाब आप दीजिएगा। काफी बड़ा सवाल है। मेरा इतना सा है कि यूक्रेन का राष्ट्रपति का सीना जो है 56 इंच वाला है। वह आर्मी के साथ खड़े होते हैं, अपने त्योहार आर्मी के साथ मनाते हैं। वो एक चौकीदार की बात रहते हैं। अमेरिका ने भी डांट दिया तो वो पहनने लगे सूट, नहीं तो सूट भी नहीं पहनते थे। और वो एकदम से आम पब्लिक की तरह वन मैन आर्मी है यूक्रेन के। वो यूक्रेन को बढ़ाना चाहते हैं, अमेरिका के साथ ले जाना चाहते हैं। और
वो नाटो में शामिल होना चाहते हैं। भारत तो नाटो में शामिल हो चुका है, वो भी नाटो में शामिल होना चाहते हैं। तो जो लोग अमेरिका के पक्ष में जा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो भारत हो, ये सब लोग जो 56 इंच वाले हैं। धन्यवाद। जी ठीक है, कोई और साथी बताएं। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश क्या भारत का अंग था, और ये अलग होने का कारण क्या है? देखिए, ईरान का पुराना नाम पर्सिया बताया जाता है, पारसी लोगों का देश था। कुछ लोग उसी को आर्यन प्रदेश भी कहते हैं, आर्यों की भूमि थी। तो मिला जुला इतिहास मिलता है। अफगानिस्तान का तो, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, ये तो मिलता ही है कि भारत के ही अंग थे। तो आज भी जो अफगानिस्तान में हिंदू कुश की पहाड़ियां जो हैं, तो हिंदू कुश का अर्थ ही होता है हिंदुओं को कत्ल करने वाला स्थान। तो ये सब तो रहा है, पूरा जो है ये तो हिंदुओं के ही जो है स्थान था। लेकिन उस समय की तकनीकी, मुझे लगता है उस समय जो समस्याएं थी वो बाहर से इन्वेडर्स से थी। आज मैं विश्व युद्ध को बड़ी समस्या नहीं मानता। आज मेरे दृष्टिकोण में भारत गृह युद्ध झेलेगा, इसकी संभावना अधिक है। जैसे बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, नेपाल में हुआ। तो आप जो है भारत अगर कहीं फंसेगा तो वो गृह युद्ध में, जैसे मणिपुर को अनस्टेबल किया गया और धरने, प्रदर्शन, आंदोलन इस देश में लगातार विपक्ष भी करने का प्रयास कर रहा है, चाहे गृह युद्ध ही क्यों न छिड़ जाए। तो भारत को गृह युद्ध से सावधान रहने की आवश्यकता है। विश्व युद्ध का हम पर 1% भी अभी कोई खतरा नहीं है। ज्ञानेंद्र जी, आपका आचार्य जी कुछ बोलना चाहें इस पर, या कोई साथी? आपका कहना सही है कि गृह युद्ध का ही संभावना भारत में ज्यादा है। भारत को बाहरी क्षेत्रों से अभी उतना फिलहाल खतरा नजदीक में नहीं है। मगर एक बात आती है कि आप ठीक कह रहे हैं, गृह युद्ध का संभावना ज्यादा इसलिए दिखता है कि एक भारत का नागरिक और नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये कहता है कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, है ना, और 4 दिन बाद दिल्ली बम ब्लास्ट हो जाता है। और भारत का जो नेता प्रतिपक्ष बना रहता है बंदा, है ना। ऐसे ऐसे बयान आते हैं, और ये भारत का राजनेता है जो उल जलूल अपने बयानों से जनता को उकसाते रहते हैं। तो गृह तो होना होना है। बोलू जी, मैं अभी 3 दिन पहले की एक घटना बताता हूँ एक दिन आपको। क्या हुआ विजय राजेश सुनिएगा। जिस दिन से सुनील देव जी बोले कि तथ्यों के साथ ही कोई बात करेगा, अनर्गल नहीं, बिना तथ्य का मैं बात, इसलिए उस दिन से मैं कहना बंद कर दिया। जो जी जिसको तथ्य चाहिए होता है मैं उसको देने के लिए जरूर तैयार रहता हूँ, जो बात बोलता हूँ। जी जी जी। धन्यवाद। मैं एक बात कहूंगा, जो आपने नेता शब्द ही प्रयोग किया, ये तो नेता शब्द का अर्थ है नेतृत्व करने वाला। इनके अंदर हाँ ठीक है। नेतृत्व की क्षमता ही नहीं है, ये तो ऐसे नेता है बस। नहीं नहीं, नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। देश में विरोध के राजनीति यही खड़ा किए हैं, निरेटिव का। देश देश विरोधी का राजनीति नेतृत्व यही खड़ा कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं। राय साहब, जो है विपक्ष हमारे यहाँ बहुत गलत है, लेकिन अमेरिका के साथ जो भी राष्ट्र गए, चाहे वो गद्दाफी हो, चाहे वो सद्दाम हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, वो अनस्टेबल ही हुए हैं, वहां गृह युद्ध ही हुआ है। रशिया के साथ रहने वाले लोग डायरेक्ट लड़ाई लड़ते हैं, और लगभग लगभग उन लड़ाइयों में जीतते भी हैं। जैसे इंदिरा गांधी तक के जमाने में रशिया के साथ भारत था, तो उस समय वो लड़ाई में अमेरिका से जीता भी था। तो जो अमेरिका के मित्र होते हैं, जो अमेरिका के साथ होते हैं, वहां गृह युद्ध पूरा होता है। ठीक कह रहे हैं आप। 62 में भी भारत और रशिया के साथ था, फिर चाइना से हार गए थे हम। हाँ, देखिए, तो मैं चाइना तो मैं ये समझता हूँ साम्राज्य कि है। मैं ये समझता हूँ आप अगर अपने से अधिक बलवान से लड़ रहे हैं और आपको पता है कि आपकी क्षमता नहीं है, तो ये कोई बुद्धिमानी और साहस नहीं कहलाएगा, इसे मूर्खता ही कहा जा सकता है, जहां हारने की संभावना 100% हो।
अपनी क्षमता और योग्यता देखकर ही शत्रु के साथ लड़ा जाता है। बिल्कुल करेक्ट बात। जैसे यूक्रेन और रूस के संबंध में यही बात है। विपुल आदर्श जी ने शुरुआत में कहा था कि हम कब तक सहेंगे, तो हम तब तक सहेंगे जब तक हम मजबूत नहीं हो जाते। उसमें ये नहीं है कि हम लड़ने के लिए, मरने के लिए लड़ जाएंगे। उसमें ये है कि हम तब तक सहेंगे जब तक हम मारने के काबिल ना हो जाएं। जी, किसी साथी की कोई बात है या कोई प्रश्न है तो रखें। मेरा एक प्रश्न है। जी बताइए। प्रश्न पवन जय जी से है, क्या सहने से व्यक्ति मजबूत होता है या कुछ उसके लिए, मतलब मतलब एक कमजोर व्यक्ति है और वो बीमारी को सहन करे जा रहा है, उससे मजबूत होगा, या अपनी फिटनेस के लिए वो योग करेगा, अच्छा खाना खाएगा, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, उससे मजबूत होगा कि सहने से मजबूत होगा? नेताजी उत्तर तो उन्होंने दे ही दिया। उन्होंने कहा ही कि स्वयं को मजबूत भी करता रहे। ये तो बात आई ही सामने। नहीं, सहन करने देखिए, से जब मजबूत होगा। आपके शरीर में पीड़ा होगी, रोग हो गया और आपको दर्द हो रहा है, तो जब तक इलाज नहीं है तब तक तो सहना ही पड़ेगा ना। और क्या उपाय है? साथ साथ आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते रहिए। मुझे लगता है हम केवल सह रहे हैं, भारत के लोग केवल हम सह रहे हैं और हम उस बीमारी से छुटकारा पाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय गृह स्तर की यदि बात होती है तो इस बात को मैं उसमें कह रही हूँ। इसका मतलब हमारी क्या है? महात्मा बाहरी सुरक्षा ठीक है, बॉर्डर की सिक्योरिटी, बाहरी सुरक्षा ठीक है, लेकिन मैं मतलब जो गृह जो हमारा है उस मामले में मैं कह रही हूँ। जी, किसी और जैसे साथियों को कोई बात है? जी बताइए आदरणीय। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी क्यों कहते हैं? वही तो बात है। देखिए, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी क्यों कहा जाता है, इसका मुझे लगता है हम्म। सबसे अच्छा उत्तर जो है वो आचार्य जी दे सकते हैं। जी। देखिए अब वो, देखिए साहू जी, अब वो बदल गया। मजबूरी का नाम बजरंग मुनि हो गया है। तो ठीक है सहना फिर। भी जरूरी रहता है। देखिए, जब तक आपकी क्षमता नहीं है तब तक आपके पास विकल्प ही नहीं है ना। कल जो है वो जी विषय जी। रखेंगे हम लोग, एनजीओ विषय रखेंगे 980 नंबर। किसी साथी कोई बात है? अन्यथा हम लोग मीटिंग को समाप्त करेंगे। ब्रजेश भैया, जी आप तो बात कह रहे हो ना, जब तक आपके पास विकल्प नहीं है तब तक तो आप करोगे। तो ये वो वाली स्थिति होती है, नायम सुखम यह लोकाह न परा संशय आत्मा विनश्यति। जब आपके आपके पास मनोबल ना, आप करना ही नहीं चाहते हो तो कहाँ से होगा? आप देखिए ना, उसकी बात अभी जो एक युद्ध चल रहा है इजराइल वाला, इजराइल की जो स्थिति है वहां, हर व्यक्ति जो जो आम जनमानस है वहां का, वो सब मतलब उनको सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। हम तो किसी स्तर पे है ही नहीं। वहां की लड़कियां हैं, नेताजी, 18-18 साल की लड़कियां भी नेताजी सैनिक लड़ती हैं। नेताजी, इजराइल को बाहर लड़ना है, अपने देश में नहीं लड़ना है। आपको बाहर कम लड़ना है, देश के अंदर अधिक लड़ना है। दोनों की स्थिति में बहुत अंतर है। लेकिन आपकी विद्या तो हर जगह काम करेगी ना, आपको आप लड़ना आता प्रचार है तो। करिए विद्या का, ठीक तो है। वही मैं कहना चाह रही हूँ, होना चाहिए। इससे मजबूत होंगे हम, इससे हम लड़ने के काबिल होंगे। जी ठीक है। तो आज की चर्चा को हम लोग यही समाप्त करेंगे।